बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, है ना, दैट इज द रोटेशनल मैकेनिक्स। इसको अपन लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं रोटेशन मैकेनिक्स, या इसे हम लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी कहते हैं। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर या यूनिट है वो एक्चुअली में 5 सेक्शन में इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, ताकि आपको ये पहली बात तो छोटा लगे और सिंपल लगे। तो 5 हिस्से हैं इसके, 5 पार्ट हैं। पहले में है रिजिड बॉडी को थोड़ा सा डिफाइन करके हम मेनली डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ क्या, इनर्शिया। सही है, रिजिड बॉडी की थोड़ी सी डेफिनेशन है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। 25% इसका वेटेज है और एग्जाम में क्वेश्चन आना कंफर्म है। दूसरी चीज है टॉर्क एंड इट्स एप्लीकेशंस, और तीसरी चीज है एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस। और चौथी चीज है प्योर रोलिंग, और पांचवी चीज है क्या, टॉपलिंग। क्या है, टॉपलिंग। पूरा जो चैप्टर है वो केवल इन 5 कैटेगरी में, 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि एक एक सेक्शन को बहुत अच्छे से मजबूत किया जाए। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अच्छे से खेलना आना चाहिए, अच्छे लेवल पर ये चीज पता हो। सही है, फिर बात करेंगे टॉर्क की, और फिर उसकी एप्लीकेशंस हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम, और फिर उसके एप्लीकेशंस हैं। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन को कैटेगराइज्ड कर पाओगे कि ये क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आया है। सही है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजिड बॉडी को मैं डिफाइन कर दूं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ना शुरू करूंगा। ओके, चलिए। तो रिजिड बॉडी एक्चुअली में क्या है जरा सुने। इसके पहले तक हम पार्टिकल डायनामिक्स पढ़ते थे। रोटेशन मैकेनिक्स से पहले हम भले कभी कभी ब्लॉक बना तो लेते थे कि ब्लॉक है ये इतने मीटर पर सेकंड से चल रहा है, साइज बना लेते थे, लेकिन उसका साइज एक्चुअली में हम नेग्लेक्ट करते थे, चाहे वो कोलिजन हो या पीछे की जितने भी टॉपिक्स रहे। सेंटर ऑफ मास में जरूर हमने साइज लेना शुरू कर दिया। सही है, तो रोटेशन मैकेनिक्स में पहली बात तो हम यहाँ बॉडी की बात कर रहे होंगे जिसका अपना एक साइज होगा, हम पार्टिकल की बात नहीं कर रहे होंगे। बात नंबर 1 तो ये सही है, उसका साइज होगा, बॉडी की हम बात करेंगे। अब बहुत बड़ी बात तो पहले ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। एक पार्टिकल जो है जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास भी ओमेगा होता है, उसके पास भी ओमेगा होता है, और सर्कुलर मोशन कर रहा होता है एक पार्टिकल। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि सर्कुलर मोशन भी क्या रोटेशन जैसी बात में काउंट किया जाएगा, क्या उसे हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं? किसी के अबाउट तो मोशन कर ही रहा है ना, तो वो अपना जब कॉमन सेंस लगाता है तो सर्कुलर मोशन को वो रोटेशन मोशन कहे या ना कहे में कंफ्यूजन उसको प्रोड्यूस हो जाता है। और एक बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेशन मोशन करती है। तो पहली बात, सर्कुलर मोशन अलग चीज है और रोटेशन मोशन अलग चीज है। सर्कुलर मोशन को हम रोटेशन मोशन में काउंट नहीं करते। और बेसिक डिफरेंस ये है कि आप अगर इसमें एक छोटे से पार्टिकल को आप लेते हो ना, अगर इस बॉडी का कोई एक छोटा सा पार्टिकल या कोई पॉइंट कंसीडर करते हो तो वो एक सर्किल पर मोशन करता हुआ दिखेगा। R1 की रेडियस पर कोई दूसरा पार्टिकल होगा वो अलग से दिखेगा, कोई तीसरा पार्टिकल होगा वो अलग किसी रेडियस में दिखेगा। सेम रेडियस में भी कुछ पार्टिकल्स मोशन कर सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो बहुत सारे के सारे पार्टिकल जो एक्सिस के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे, इस एक्सिस पर प्रेजेंट पार्टिकल तो रेस्ट पर रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जितने पार्टिकल होंगे, चाहे वो यहां के हो चाहे वो ये हो, सारे के सारे क्या कर रहे होंगे,
सर्कुलर मोशन कर रहे हो। इसका मतलब है कि जब बॉडी इस तरह का मोशन करना शुरू करे कि उस पर प्रेजेंट सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हो, सर्कुलर मोशन कर रहे हो अपनी अपनी रेडियस के साथ, इस तरह के मोशन को हम रोटेशन मोशन कहते हैं। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि रोटेशन मोशन कहते किसे, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब एक तो देखो ये है कि कोई सॉलिड बॉडी ले लो आप, एक तो मतलब ये है कि कोई भी आप सॉलिड बॉडी ले लो, सॉलिड स्फेयर ले लो, सॉलिड स्फेयर ले लो। अब अगर आप सॉलिड स्फेयर लेते हो या सॉलिड कोन ले लेते हो, सॉलिड सिलेंडर ले लेते हो, डिस्क ले लेते हो, इतनी जितनी भी चीजें ये हैं सब, डिस्क ले लेते हो आप, है ना, सॉलिड कोन हो गया या होलो स्फेयर भी लेते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी अपने आप में एक बॉडी है। एक बॉडी लेते हो और वो सॉलिड होती है तो उसको तो रिजिड बॉडी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। रॉड ले लेते हो आप, जो सॉलिड हो, आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तो समझते ही होंगे आप, है ना, उसको तो सॉलिड कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दो दिक्कत कहां है, रिजिड बॉडी को अगर मैं सॉलिड बॉडी बोल करके भी काम चलाऊं तो काफी हद तक पोर्शन कवर हो जाता है, लेकिन वहां दिक्कत आती है जैसे कि चेन की बात करें, लोहे की एक चेन की बात करें। अब लोहे की एक चेन जो है बनी तो किससे है, आयरन से, लेकिन उसका शेप क्या हो सकता है, चेंज। और अब आप एक काम करो, उसको इस तरीके से जिगजैग पाथ पर चलाओ, तो जिगजैग पाथ पर जब आप चलाओगे इस तरह से उसको हिलाते हुए, ऐसे जिगजैग पाथ पर चलाओ आप, आर्बिट्री मोशन कराओ उसमें आप, तो क्या पूरी चेन को हम रिजिड बॉडी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, फंस गया ना मामला। जबकि है तो आयरन की, लेकिन वो क्या नहीं है, रिजिड बॉडी नहीं है। तो एक लाइन में डेफिनेशन सुनो, किसी भी बॉडी के दो पार्ट, कोई भी दो पॉइंट, दो पार्ट का रिलेटिव मोशन जीरो होना चाहिए, बस रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए, जीरो। या तो दोनों में ना हो या दोनों का सेम हो। जैसे ट्रेन चल रही है कि स्ट्रेट ट्रैक पर, स्ट्रेट ट्रैक पर सीधा, अब वो फर्स्ट वाला जो कंपार्टमेंट है वो चल रहा है 100 की स्पीड से, तो दूसरा वाला तेज चल रहा होगा या स्लो चल रहा होगा, 100 से। अब वो सब आप चीजें नेगलेक्ट कर देना कि थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ओवरऑल ऑन एवरेज स्पीड कितनी मान ली जाएगी, 100। थर्ड भी, फोर्थ भी, और अगर सबसे लास्ट वाला हम कंपार्टमेंट की बात करें तो वो भी 100 से। तो पूरी की पूरी ट्रेन क्या है, रिजिड बॉडी। अब देखना अभी, जैसे मैं एक सर्किल बना दूं, एक रिंग इस पर और दूसरी रिंग इस पर, एक रॉड कर दूं मैं, और इसके बाद फिर क्या कराओ, इसको आप मोशन कराओ, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना, वो जीरो होगी। मतलब ये नहीं हो सकता कि नजदीक आ जाए, भले थोड़ी देर बाद ये रिंग यहां पर और दूसरी रिंग यहां पर आ जाए, लेकिन ये पास नहीं आ सकते। एक रॉड ले ली और जबकि आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, ये यहां पहुंच गई, ये यहां पहुंच गई, लेकिन ये नजदीक नहीं आ सकते। बस इतनी सी बात है कि रिजिड बॉडी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि एक अकेली बॉडी को रिजिड कहना तो उसमें क्या सोचने की जरूरत है। कोई तुमसे पूछे रॉड रिजिड बॉडी है कि नहीं, अरे है भाई, रिंग है कि नहीं है, सॉलिड स्फीयर है कि नहीं है, हेमिस्फीयर है कि नहीं, वो तो है ही। मुद्दा तो चेन का आ जाएगा, चेन रिजिड बॉडी है कि नहीं है, ट्रेन है कि नहीं है, तो वहां आप आंसर कर पाओ, है ना, वहां आप आंसर कर पाओ। जैसे कि दो रिंग का कॉम्बिनेशन ले लिया उसने, दो रिंग के कॉम्बिनेशन में एक रॉड बीच में कनेक्ट कर दिया और फिर उसे घुमाना शुरू कर दिया उसने सेंटर के अबाउट, कहेगा रिजिड बॉडी है कि नहीं है, तो पता लगे वहां आप आंसर ही नहीं दे पा रहे हो, तो आप वहां आंसर दे पाओ कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। चेन की प्रॉब्लम क्या है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग में क्या हो सकता है, या स्ट्रिंग की बात कर लें, जो इलास्टिक स्ट्रिंग अगर है तो वो क्या नहीं है, रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि वो आपस में क्या हो सकती है। अब जैसे इस मार्कर को हम ऐसे चलाएं, ऐसे तो घुमा ही सकते हैं ना, लेकिन इसको हम छोटा कर लें, बड़ा कर लें, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, दैट्स रॉन्ग। वो फिर गलत हो जाएगा, वो फिर किस में नहीं आएगा, रिजिड बॉडी में नहीं आएगा, वो फिर इलास्टिक नेचर में चला जाएगा।
क्लियर? इतना काफी है, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसके आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। चलिए, वैसे यहां से भी स्टार्ट ही कर सकते थे टॉपिक को, लेकिन फिर भी मैंने आपको सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में डिफरेंस बता दिया, रिजिड बॉडी के बारे में बता दिया कि जो उसकी लेंथ होगी, जो उसकी सरफेस पोजीशन होगी, जैसे अब बात करें कि हेमिस्फेयर है या होलोस्फेयर है, तो होलोस्फेयर में तो लेंथ है ही नहीं, लेकिन अब जो भी मॉलिक्यूल सरफेस में है तो ये ना हो कि सरफेस के मॉलिक्यूल आपस में जो है पास हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और होलोस्फीयर पहले एक बार क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, सिकुड़ रहा है, फिर वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। ऐसा ना हो कम से कम, वरना वो रिजिड बॉडी नहीं रह जाएगी। बॉल है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, नजदीक हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो उनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो क्या ना हो, वेरी ना करे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आज की पहली क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर के पहले हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज है ना, ये क्वांटिटी क्या है, वही अपने आप में बड़ी बात होगी, फिर हम इसमें फॉर्मुलेटेड लेवल पर आगे खेलते जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले आपको समझना होगा इनर्शिया के बारे में। मैं लाइन बोलता हूं, आपको याद भी है, अच्छे से मैंने सिखा रखी है कि इनर्शिया के बारे में हम क्या स्टेटमेंट देते आए हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो हमेशा अपनी स्टेट में बनी रहना चाहती है। ये चीज हमने बताई हुई है। उसकी इस तरह की इनर्शियल प्रॉपर्टी है या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी इस स्टेट को बनाए रखना चाहती है। स्टेट को बदलोगे तो वो अपोज करती है, यही तो बात हुई थी, अपोज करती है ना। ये बात शायद बताई गई थी, इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन देन इट वांट टू बी रिमेन इन दिस स्टेट ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट इज जस्ट नोन एज इनर्शिया। सही है। और हम इसको ऐसे भी बता सकते थे, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इट्स स्टेट, इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इट जस्ट नोन एज इनर्शिया। एक और बताई थी, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोज द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जस्ट नोन एज इनर्शिया। और बताई थी, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ चेंज द स्टेट बाय इटसेल्फ इफ इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये सब बातें बताई गई थी कि इनर्शिया एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मास पर डिपेंड करती है। ये बात भी सही है, मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी। ये बात मैंने पूरी रिपीट कर दी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप समझाना थोड़ा आसान है। वहां बातें हम कर रहे थे या तो रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती हुई कोई बॉडी है और मोशन कर रही है तो वो अब हमेशा करती रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है। यहां पर अब बात यह है कि अगर कोई बॉडी लेट सपोज रेस्ट पर है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है, उसके पास ओमेगा 0 है, और एक दूसरी बॉडी है जो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ये रेस्ट पर है। अब तुम समझ गए होगे लगभग कि मैं क्या बोलने वाला हूं। ये रेस्ट पर है और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। समझ गए मेरा क्या बोलने का इरादा है? कि अब ये क्या चाहेंगी, ये चाहेंगी कि हम इसी हालात में बने रहें, हम इसी मोशन में बने रहें। जो रेस्ट पर है वो अब चलना नहीं चाहती है, जो मोशन में आ गई है कांस्टेंट वेलोसिटी से वो अब रुकना नहीं चाहती है, और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अपने आप में एक, या यहां पर और अच्छा बोलना होगा कि इस तरह की प्रॉपर्टी जिस वजह से आती है, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से आती है, उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अपनी वजह से एक प्रॉपर्टी डेवलप कर देती हैं, जैसे चार्ज। तो चार्ज अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी तो है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वो एक ऐसी क्या प्रॉपर्टी डेवलप कर देता है, तो हम उसको ऐसे डिफाइन भी करते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं।
अगर उसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो फोर्स को फील करती है या दूसरों में फोर्स अप्लाई कर सकती है। लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज। और चार्ज अपने आप में क्या है? फिजिकल क्वांटिटी भी है। इनर्शिया केवल प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि दैट अमाउंट इज जस्ट नोन एज द इनर्शिया। अमाउंट डिफाइन नहीं कर सकते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से एक प्रॉपर्टी देखने को मिली बॉडीज में। वो क्या मिली? कि अगर बॉडी रेस्ट पर थी तो रेस्ट पर बनी रहना चाहती थी, और अगर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन मोशन कर रही थी तो हमेशा कांस्टेंट मोशन से क्या करना चाहती है? लगातार रोटेशन मोशन करती रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है। तुम यदि इसे रोकना चाहोगे तो बॉडी का एक अपोजिशन आएगा, और वो जिस क्वांटिटी की वजह से आएगा उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है क्या? ये तो उसकी डेफिनेशन हुई है, और ढंग से हमने इसे डिफाइन किया है, लिखा दिया, समझ में भी आ गई होगी। कई लोग कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलें या इनर्शिया से किस तरह रिलेट करें, तो वहां क्लियर कट समझें आप, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको डिफाइन किया जाए। तो सबसे पहले एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया गया, और एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया गया, अगर m मास है, इससे ये स्मॉल r की डिस्टेंस पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। ये 90 डिग्री एंगल है, और ये क्या है? रोटेशनल एक्सिस है। इस तरह से डिफाइन कर दिया गया एक पॉइंट पार्टिकल की अगर हम बात करें तो। पॉइंट पार्टिकल, ठीक है। अब यहीं से बात देखो शुरू हो जाती है, यहीं से स्टूडेंट कह सकते हो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है या गलतियां करना शुरू कर देता है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी कम होना शुरू हो जाती है। जिस तरह मैंने ये एरो बनाया, इस वजह से एक कंफ्यूजन क्या प्रोड्यूस हो सकता है। मैं तुम्हें 3 केस दिखा रहा हूं। एक केस जिसमें ये पार्टिकल रेस्ट पर है, घूम सकता है इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन रोटेट कर नहीं रहा है। दूसरा पार्टिकल है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वाकई में रोटेट कर रहा है, एक डिस्टेंस स्मॉल r लगातार है। और तीसरा पार्टिकल है जिसका ओमेगा इंक्रीजिंग हो रहा है, कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और यहां कांस्टेंट है। तीनों पार्टिकल के मास m है, रेडियस r है। सोचो कि यह चीज तो सबको पता है, सब जानते हैं कि भाई एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m² होता है। मैं छोटी सी बात ये पूछ रहा हूं कि एक पार्टिकल रेस्ट पर है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है पार्टिकल r डिस्टेंस पर, और एक अल्फा है इसके पास। इन तीनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके पास होगा, किसके पास डिफाइंड होगा एक तरह से, या किसके पास नहीं होगा? क्या कहते हो? क्या आंसर है? तीनों में होगा, ऐसा कितने लोग कह रहे हैं? ज्यादातर लोगों की आवाज आ रही है तीनों में। केवल फर्स्ट सेकंड में होगा? ऐसे लोग भी बहुत हैं, क्या बात है। फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट में होगा, बाकी दो में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही नहीं। अब आप बताओ अच्छा कि इस बात के पूरे चांस हैं कि ये रोटेशनल एक्सिस बनाई जाती है और ये लिखा दिया जाता है, तो इतने से बच्चे दिमाग में बैठ ही जाता है कि यार ये बनाया गया है तो उसका कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब वो क्या सोचता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तभी होता होगा जब वो कम से कम क्या करे, घूमे। सही है ना? इस तरह की बात आ सकती है। चलो सुनो फटाफट। कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो
इन ऑल सिचुएशंस लिख सकते हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब में यही वैल्यू रखेगा। यहां पर है एक बड़ी अच्छी चीज बोलता हूं मैं, समझ में आएगी। जैसे गुस्सा, क्रोध, है ना, जानते हो एक बंदे में है, कोई छेड़ नहीं रहा है तो दिखा नहीं रहा है, नॉर्मल बातचीत चल रही है तो भी नहीं दिखा रहा है, और वहां दिखाना शुरू कर दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सारे पार्टिकल्स में है। यहां पर अपनी जरूरत, अपना टैलेंट वो काम में ले नहीं रहा है इस जगह पर, यहां पर नहीं ले रहा है, पार्टिकल चल रहा है आराम से। यहां तुम ओमेगा बढ़ा रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। इन दोनों केसेस में है, रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होना पूछा जाता है, ना कि रोल पूछा जाता है। वो कहता है फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो ये नहीं पूछता है कि कितना अपना वो इंपैक्ट दिखा रहा है। वो चीज फिर अलग हो जाती है ना, वो वहां फिर हम अलग ढंग से चीजों को देखते हैं। सही है, पहली बात तो यहां से क्लैरिटी शुरू करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल इज नॉट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन of the particle or state of the particle. It is on a state of rest, or it is in state of motion, or in increasing angular velocity or decreasing angular velocity, or any situation. It depends on the mass and also depends on the distribution of mass. ये हम आगे डिपेंडेंसी की बातें तो करेंगे, ये बातें मैंने आपको समझाई। तो बहुत बड़ा पॉइंट था, पहले तो पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हो। अच्छा, तो सबसे पहला केस मैंने ये बताया है। दूसरा केस देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं। सेकेंड केस, पॉइंट पार्टिकल को मैंने वहीं रख दिया रोटेशनल एक्सिस में। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट पार्टिकल है भाई, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो पॉइंट पार्टिकल का एमआर स्क्वायर होता है, वो बात ठीक है, लेकिन अगर वो पॉइंट पार्टिकल रोटेशनल एक्सिस में आ जाएगा तो जीरो कर दोगे क्या? इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होता है ना। हाँ ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए अपने को। कभी कोई इस तरीके से परेशान करे, फालतू की डिस्टेंस लेंथ दे दे, ये आर दे दे, थीटा दे दे, या एल दे दे, चलो ये पार्टिकल है, अभी यहां है यार, मोशन करेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, पॉइंट पार्टिकल है ये। बताओ जी क्या लिखेंगे इसका? ये एम, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये 90 डिग्री पर, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए होता है एम इंटू एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट पार्टिकल। सही है, ओके आगे बढ़े। पॉइंट पार्टिकल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल, m1 डिस्टेंस r1, m2 डिस्टेंस r2, r3 m3, और ऐसे बहुत सारे क्या हैं पार्टिकल्स हैं। ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स। बताएं आंसर क्या आएगा? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर। हम चाहें तो इसे एक तरह से और भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली सिग्मा mi ri का स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to i इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है क्या? ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक से ज्यादा हैं तो खाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा अपने को नहीं चाहिए कुछ। तो अब यही इतना ही पढ़ करके अपन एक न्यूमेरिकल अप्रोच में तो एंट्री कर सकते हैं, जो केवल पॉइंट पार्टिकल के सिस्टम पर बेस्ड होगी। शुरू करें? ओके।
अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा आपका कोई रोल नहीं है कि आप वहां कोई बहुत बड़ी मेहनत करने वाले हो। लो जी, स्टार्ट करते हैं दो पार्टिकल से। m1 m2 डिस्टेंस d, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जो इस एक्सिस से पास होके जा रही है, जिसमें एक पॉइंट पार्टिकल भी प्रेजेंट है। बताओ आंसर क्या आना चाहिए? इस पॉइंट पार्टिकल का तो क्या हो जाएगा? 0, और इसका तो कितना लिखेंगे अपन? m1 0 स्क्वायर प्लस m2 d स्क्वायर। बताओ आंसर, m2 d स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ। अब अगर ऐसा कर देता हो कि कोई ऐसी एक्सिस मांग लेता, ये डिस्टेंस d1 कर देता, ये डिस्टेंस d2 कर देता, पॉइंट m2 कर देता, पॉइंट m1 कर देता, वही सिस्टम है। रोटेशनल एक्सिस बदल दी, पोजीशंस बदल गई। बताओ इसका आंसर क्या होता? इसका आता m1 d1 स्क्वायर प्लस m2 d2 स्क्वायर। सिंपल, सही है। अच्छा, तीसरी बात करते हैं। चलो एक स्क्वायर की बात करते हैं। ये रोटेशनल एक्सिस है, मास m, 2m, 3m, 4m, साइड A है। क्या कहते हो? I की वैल्यू, इसका कितना? 0, 2m a स्क्वायर, 3m फिर से a स्क्वायर प्लस 4m 0। आंसर इज कितना? 5m a स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक एक पार्टिकल का किया, ऐसा भी तो कर सकते थे क्या कि ये 3m पॉइंट पार्टिकल है a पर है, 2m पॉइंट पार्टिकल है a पर है, तो दोनों ना अगर a पर हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं सीधा कर सकते थे कि I की वैल्यू लिख देते हैं, सीधा सम अप कर दें मास का 3m और 2m और सीधा क्या कर दें a स्क्वायर, तो भी आंसर वही आ जाता। थोड़ा सा हिस्सा है ध्यान रखने लायक कि सेम डिस्टेंसेस पर अगर कुछ पार्टिकल्स हैं तो उनके मास को सम अप करके डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिएगा एक ट्रायंगल है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मास यहाँ m है, ये 2m है और 3m है। ये रोटेशनल एक्सिस है A, B, C एंड फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें यदि किसी को दिक्कत होती है तो केवल और केवल किस बात में दिक्कत होगी? इसकी ये वाली डिस्टेंस निकालने में। जिसको आता है वो सॉल्व कर देगा, जिसको नहीं आता उसको थोड़ी परेशानी हो सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इसका कितना होगा 0 और इसका कितना होगा 2m a स्क्वायर और इसका कितना होगा, ये एंगल होता है 60, ये लेंथ है a cos 60, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा a cos 60। बताओ कितना आएगा इसका आंसर? m इंटू 0 का स्क्वायर। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि तुम इस बात पे फोकस कर पाओ कि हमने इसे काउंट किया है। 2m इंटू a स्क्वायर प्लस 3m इंटू a बाई 2 का होल स्क्वायर। ये जो लेंथ बन रही है वो a बाई 2 बन रही है। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस तो खूब सारे बनाए जा सकते हैं जो डिस्टेंस ओरिएंटेड हो सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा अगर वर्क बढ़ाना चाहूं तो मैं एक रेगुलर हेक्सागन दे सकता हूं, m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, साइड इसकी कितनी है a, ये रोटेशनल एक्सिस है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो एक क्वेश्चन तो आपसे बनता है, क्यों जी? 1 से 2 मिनट के आसपास का टाइम रहेगा, सॉल्व इट फास्ट। 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही याद निकालते हैं आप। तो ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। हाँ जी बताएं। 27 बाई 2 ma स्क्वायर, एक ऑप्शन ये आया है भाई 27 बाई 2 ma स्क्वायर।
और कोई आंसर है? एक ऑप्शन ये आया है, आगे ये रॉन्ग है, आप खुद ही कह रहे हो। ठीक है भाई, ये अपनी बात से वापस लौट रहे हैं। हाँ, 57/4 ma²। कितने एक्सक्यूजेस दोगे आप? हाँ, कितने लोगों से मैच कर रहा है ये? कितने लोगों के आंसर्स मैच कर रहे हैं ये 57 वाला? तो ठीक है, रेगुलर हेक्सागन का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, जो कि पहले एक बार बताया गया था ये, और वो रॉन्ग है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है ना? ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट पार्टिकल की। तो बात हो गई। अब कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसा कोई फ्रेम कर देता है कि ये इस तरीके का एक रोम्बस है और यहां पर हमने कोई पार्टिकल रख दिया, ये 2m रख दिया, 3m रख दिया, 4m रख दिया, यहां से हमने एक एक्सिस ले ली और ये एंगल हमने कोई 30 डिग्री कर दिया, और फिर हमने आपसे पूछा कि अब बताओ। वही सारा रोल है डिस्टेंस का, इसके अलावा कुछ यहाँ कुछ खास नहीं है। डिस्टेंस निकालना अगर अच्छे से आता है तो आप कर ले जाएंगे। सही है क्या? इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसका तो 0 होना है, बाकी निकल आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक उसमें काउंट ही कर लेना, घर पर आप कर लेना, एक बार देख लेंगे। इस बार गर्ल्स का आंसर ज़्यादातर बच्चों का सही था, इस बार बॉयज का सही होगा। क्यों? ऐसा मानते हुए दे देते हैं। अभी नहीं करना है, आराम से कर लेना, घर पे कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना। यदि कोई समस्या आ रही हो तो उसे आप सीख लें अभी से, है ना? तो अगर कंपोनेंट्स वगैरह में डिस्टेंस में दिक्कत आ रही हो तो सीख लें। ये a है, इसका कंपोनेंट कर लेंगे cos a sin, तो a sin इसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी, फिर a में a sin 30 ऐड कर दोगे तो उसकी निकल आएगी, बस हो गया। क्या ऐसा खास है? ठीक है, चलो। तो फिर एक इसका पार्ट कंप्लीट हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल। ये टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट। और इस पर अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप सॉल्व करो, है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और सॉल्व। बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी की, ऑफ द रिजिड बॉडी। उसमें से कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनके नाम हमें पता होते हैं, हम उन्हें नॉमिनेट कर पाते हैं, बता पाते हैं कि ये बॉडी है ना, उसकी शेप के अकॉर्डिंगली। जैसे कि रॉड है, रिंग है, डिस्क है, हेमिस्फेयर है, सॉरी सॉलिड स्फेयर है, जो है होलो स्फेयर है, कोन है। फिर कुछ ऐसी बॉडीज भी हैं जिन्हें बनाया जाता है, जैसे कि सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, होलो हेमिस्फेयर है, सॉलिड हेमिस्फेयर है। ऐसी भी बॉडीज बनाई जाती हैं, इनको भी हम नाम से जानते हैं। इनका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली हमें याद रखना होता है, और फिर इनके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली हम और अच्छे बेहतर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। आओ देखो, बताता हूं मैं आपको। एक बहुत बड़ी लिस्ट बनने वाली है कि एक रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हम रॉड पर खेलेंगे, इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से अलग अलग केस में हम लेके रॉड पर वर्क कर लेंगे बहुत सारा, कि हमने ये थीटा ले लिया और इसको हम इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख रहे हैं। तो हम एक रॉड को कवर कर लेंगे, फिर रिंग की बात करेंगे, रिंग को हम इस एक्सिस के अबाउट या फिर इस एक्सिस के अबाउट, अलग अलग रोटेशन के अबाउट हम अलग अलग तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख लेंगे, रिजल्ट्स इसके याद कर लेंगे। ठीक है, डिस्क की बात कर लो आप, वहाँ भी ऐसी बहुत सारी एक्सिसेस बनाई जा सकती हैं। आप अगर होलो स्फेयर की बात कर लो, आप एक सॉलिड स्फेयर की बात कर लो, और वहाँ भी बहुत सारी एक्सिस की बातें कर लो आप। फिर आप जो है सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर लो, सेमी सर्कुलर डिस्क की बात कर लो, या हेमी होलो स्फेयर की बात कर लो, सॉलिड हेमिस्फेयर की बात कर लो, सॉलिड कोन की बात कर लो, होलो कोन की बात कर लो, है ना, सिलेंडर की बात कर लो, उसमें भी बहुत सारी एक्सिस हैं। एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे जब ये होलो हो, और तब जब ये क्या हो, सॉलिड हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनके लगभग रिजल्ट्स उनको पता होते हैं। ये वो बॉडीज़ हैं जो हम जिन्हें पहचानते हैं, इनके रिजल्ट्स हमें याद रहेंगे,
है ना, बहुत सारा मतलब जो है ये कह सकते हो डिस्कशन है जो हमें याद रखेंगे अपन। हम स्क्वायर की भी बात कर लेंगे, उसमें ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, या ये एक्सिस है, या ये एक्सिस है। हम रेक्टेंगल की भी बात कर लेंगे, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये एक्सिस है। इस तरीके से हम बात करेंगे। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। तो इनके रिजल्ट्स देखा जाए तो इनके रिजल्ट्स ही काम के हैं, सही है। लेकिन इन रिजल्ट्स तक एक बार पहुंचने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा इसको डेराइव करता हुआ चलूंगा, जितना मैंने सेंटर ऑफ मास में सिखाया था। कहा था कि थोड़ा तो मैं इसका फ्लो दूंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत इसकी वर्किंग करनी आ जाए, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आ सकते हैं कि रॉड है और उसका जो मास है ना वो कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, उसकी जो डेंसिटी है वो a+bx जैसी है, और अब आप बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर वो वर्क आप कर नहीं पाओगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा बहुत हमें फंक्शन करना आना भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उतना जितना आपका सीखना जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। अगर हेडिंग के तौर पर देखा जाए तो यहाँ एक बड़ी सी हेडिंग पड़ेगी, बहुत ज्यादा कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। बताओ क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड हैविंग मास m लेंथ l about an axis passing through its one end and perpendicular to the rod। क्यों? इस किनारे से तो एक्सिस बहुत सारी जा सकती है, यूं जा सकती है, यूं जा सकती है, यूं जा सकती है, लेकिन कैसी एक्सिस जो इसके क्या हो, पर यूं हो या यूं हो, चलेगा, वो तो चलेगा। इसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये हम एक बार निकालना पहले सीखेंगे और फिर ये सारे रिजल्ट्स आपको हम बताएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सही है? आज के लिए इतना काफी है। सही है? ओके, थैंक यू।